This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम फोकस ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं आपके मेज़बान राजा सुहेल। नाज़रीन, जुमेरात को हफ्ते भर की आम ख़बरें जो हैं उस पर तबसरे और तज्ज़िये जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले बात करें इस हफ़्ते की अहम ख़बर के ऊपर, तो जो सबसे ज़्यादा अहम ख़बर रही वो कुलभूषण यादव की गिरफ़्तारी के बाद 1 साल तकरीबन गुजर जाने के बाद कोर्ट मार्शल के ज़रिए सज़ा देते हुए फ़ौजी अदालत ने सज़ाए मौत का हुक्म दिया, जिसकी तौसीक जो है चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने भी की। कुलभूषण यादव के हवाले से अगर हम बात करें तो उन पर भारतीय एजेंट जो था ये कुलभूषण यादव, ये रॉ के लिए पाकिस्तान में फ़ंड्स देने के लिए दहशतगर्दी के हवाले से मुआवनत करता था और दहशतगर्दी के जो वाक़यात थे उसमें बिला वास्ता या बिल वास्ता जो है इन्वॉल्व था। चीनी इंजीनियर्स के होटल पर बम धमाके, मेरान बेस में हमले, जबकि पाक चीन इकनॉमिक कॉरिडोर को डिस्टर्ब करने के हवाले और गवादर पोर्ट को निशाना बनाने के अहदाफ इसको दिए गए थे। इसको कुलभूषण यादव को आर्मी एक्ट 1952 की दफ़ा 59 और 1923 के सेक्शन 3 के तहत ट्रायल किया गया और ISPR के मुताबिक इसके लिए कुलभूषण यादव के लिए लीगल टीम भी फराहम की गई थी, लेकिन उसके एतराफ़ी बयान में जिसमें उसने रॉ के हवाले से जासूसी करने, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में इन्वॉल्व होने और पाकिस्तान में फ़ंडिंग करने के हवाले से, पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात के लिए फ़ंडिंग करने के हवाले से एतराफ़ किया था। 1 साल गुजर जाने के बाद कुलभूषण यादव को सज़ाए मौत दे दी गई है। अब इस पर अमल दरामद कब होती है और पाक भारत ताल्लुकात के ऊपर बात की जाए तो कुलभूषण यादव की इस सज़ा के बाद जब हमने देखा कि भारत के जो रहनुमा हैं मुख्तलिफ़, उनकी जानिब से गीदड़ भपकियाँ दी जा रही हैं। सुषमा स्वराज साहिबा जो हैं वज़ीर ख़ारजा हैं उनकी भारत की, उन्होंने कहा ही ये है कि कुलभूषण यादव को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे। वो किसी भी हद तक क्या होगा, इसके साथ साथ इसी हफ्ते में हमने ये देखा कि रिटायर्ड कर्नल मोहम्मद हबीब साहब जो हैं उनका अगवा का केस जो है वो सामने आया। ये अगवा का केस तब सामने आया जब उनको एक ऑफ़र दी गई जॉब के लिए और ओमान के ज़रिए उनको नेपाल बुलाया गया और सिक्योरिटी एडवाइज़र के हवाले से, डायरेक्टर सिक्योरिटी के हवाले से जॉब की जब ऑफ़र दी गई तो मोहम्मद हबीब साहब जो हैं जब ओमान पहुँचे उसके बाद से 6 अप्रैल को उन्होंने अपने घर वालों से रब्ता किया और उसके बाद से वो अब तक लापता है। और ख़्याल ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि कुलभूषण यादव के हवाले से जब ये कंफर्म हो रहा था कि उसकी इस जासूसी की सज़ा के हवाले से उसको सज़ाए मौत हो सकती है फ़ौजी अदालत से, तो ये एक प्लान किया गया और रॉ की जानिब से भारतीय जो एक साजिश के तहत मोहम्मद हबीब जो रिटायर्ड कर्नल हैं उनको बुलवाया गया ओमान में और अब उनको अगवा कर लिया गया ताकि पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम पर ये बताया जा सके, बावर करवाया जा सके कि कर्नल हबीब साहब जो थे रिटायर्ड वो शायद जासूसी के हवाले से वहाँ पे मौजूद थे और उनको गिरफ़्तार किया गया। ये ख्याल ज़ाहिर किया जा रहा है और एक ख़बरें सामने जो अब तक आई हैं मुख्तलिफ़ ज़राए से, इंडिया में मुख्तलिफ़ अखबारात ने ये कोट भी किया है कि कर्नल हबीब को गिरफ़्तार भी किया गया है और ये एक तरीक़ेकार से एक मज़मूम साजिश के तहत ये सारा अमल किया गया था। हम ये देखते हैं कि कर्नल हबीब के हवाले से अगर बात करें तो इस राब्ते के बाद क्या असर पड़ेगा कुलभूषण यादव के हवाले से अगर बात की जाए उनकी उस सज़ा के बाद, और क्या उनके पास ऑप्शन रह गए हैं अपील करने के हवाले से। पाकिस्तान में कोई शहरी पाकिस्तानी शहरी होना चाहिए, अगर रहम की अपील सुप्रीम कोर्ट में या लाहौर अगर हाई कोर्ट में अगर दायर की जाती है कुलभूषण यादव के हवाले से उनके इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत से जो हुआ है, तो उसके लिए पाकिस्तानी शहरी होना बहुत ज़रूरी है अगर आप कोर्ट में जाते हैं। तो कुलभूषण यादव के लिए जो जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार है कोई पाकिस्तानी कोई भी उसके हवाले से शायद इस तरह का केस दायर ना कर सके। तो और ऑप्शन क्या हो सकते हैं? अगर कोर्ट से उनको अपील करने के बाद वो नहीं होता तो लास्ट ऑप्शन जो होता है वो सदर पाकिस्तान से रहम की अपील रह जाती है। कुलभूषण यादव के इस
ऑप्शन को देखा जाए तो पाकिस्तान और भारत के हवाले से सज़ा के बाद पाक भारत ताल्लुकात पर क्या असर पड़ेगा और भारत की जो गीदड़ बपकियाँ हैं ये किस हद तक पाकिस्तान को सीरियस लेना चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की जानिब से जो खामोशी है हुकूमत की जानिब से उसको काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन जमातें जो हैं वो तनकीद का निशाना बना रही हैं कि कुलभूषण यादव की सज़ा के बाद और जो सियासी रहनुमा है इंडियन उनकी जानिब से जो ये धमकी अमेज़ रवैया इख्तियार किया जा रहा है उसके लिए रिएक्शन के तौर पर हुकूमत वक्त का एक पॉलिसी बयान ज़रूर आना चाहिए। क्या वजह है कि ये खामोशी क्यों है। इसके साथ साथ एक बहुत और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई जब पाक फ़ौज ने खौफ की अलामत कराची में गैंग वॉर के सरगना उज़ैर बलोच को जो है अपनी तहवील में ले लिया। उज़ैर बलोच जो है एक ट्रांसपोर्टर के बेटे थे और उसके बाद जो है जब हमने देखा रिमांड डकैत के एक इनकाउंटर के बाद उनको गैंग वॉर का सरगना बना दिया गया, जिसके बाद 2010 के बाद जो है पीपल्स अमन कमेटी फॉर्म की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस वक्त के सूबाई वज़ीर दाखिला जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब ने उसको फॉर्म किया और हमने देखा कि उज़ैर बलोच जो है पीपल्स अमन कमेटी कलअदम पीपल्स अमन कमेटी के सरबराह भी रहे। उसके बाद हमने ये देखा कि काफ़ी ज़्यादा उनके ताल्लुकात जो थे उनको जोड़ा जाता था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं के साथ। 2013 के जनरल इलेक्शन से कबल जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उनके इख्तलाफात बढ़े और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लाताल्लुकी का ऐलान भी किया। उस वक्त के सदर आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से उन्होंने मीडिया पर बहुत सख्त जो है बयानात भी दिए, लेकिन हमने देखा 2013 के इलेक्शन से पहले उनके साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए और ताल्लुकात दोबारा जो हैं वो बहाल हो गए। 2013 के इलेक्शन के बाद जब उज़ैर बलोच पर हुकूमत सिंध की जानिब से ही हेड मनी का ऐलान किया गया था, हमने देखा कि इलेक्टेड MPs जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर इलेक्ट होकर आए थे उनकी एक इशाइये के अंदर शिरकत करते हुए उज़ैर बलोच के साथ पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की तस्वीर और वीडियोज़ जो थी वो काफ़ी मौजूए बहस बनी। उज़ैर बलोच की जब गिरफ़्तारी अमल में आई तो हमने देखा कि उस पर सैकड़ों की तादाद में जो हैं वाक़यात थे और मुकदमात थे जिनमें इल्ज़ामात लगाए गए थे अगवा बराए तावान का और उसके बाद मनशियात फ़रोशी का, लैंड ग्रैपिंग के हवाले से, ईरानी पेट्रोल के हवाले से और कत्लो गारतगरी के हवाले से इक़दाम कत्ल और कत्ल के जो इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए थे। हमने देखा कि पाक फ़ौज ने जब उनको तहवील में लिया तो उन पर जो एलिगेशन आई वो सीक्रेट सर्विसेज एक्ट के तहत उन पर केस बनाया गया जिसमें रॉ और एक पड़ोसी मुल्क के साथ जासूसी के इल्ज़ामात उन पर आयद किए गए और उन्होंने एतराफ़ भी किया है कि कुलभूषण यादव जो जासूसी का और दहशतगर्दी के हवाले से एक रैकेट चलाता था पाकिस्तान में, वो उनसे भी राब्ते में थे और उनके साथ एक क्लोज़ रिलेशनशिप में थे और वो मुलाकातें भी करते रहे और एक पड़ोसी हमसाया मुल्क के साथ भी जो है हसास मालूमात जो है वो शेयरिंग करते रहें। उज़ैर बलोच की इस गिरफ़्तारी के बाद और अगर अब देखा जाए जो ट्रायल फ़ौजी अदालत में अब चलाया जाएगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिनके हवाले से ये ख्याल ज़ाहिर किया जाता है कि उज़ैर बलोच उनके साथ राब्ते में थे और उनके कहने या सपोर्ट करने की वजह से किसी भी हवाले से शायद उन्होंने जो भी ये कार्रवाइयाँ की हैं उनके लिए वो कितना परेशान कुन होगा ये एतराफ़ जुर्म और उनके हवाले से ये गिरफ़्तारी जो अमल में आई है। इसके साथ साथ हमने ये देखा कि वॉकआउट किया गया इसी हफ़्ते के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली और सेनेट से, क्योंकि लापता अफराद के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का कहना है कि वो हुकूमत जो है पहले नैप के ज़रिए लोगों को अगवा करा रही थी, गायब करा रही थी और अब नए तरीक़ेकार अपनाते हुए 3 अफराद जो हैं आसिफ अली जरदारी साहब साबिक सदर और शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके करीबी साथियों को अगवा किया गया है और वो लापता हैं। उनकी बाजियाबी के लिए जो है वॉकआउट भी किया जा रहा है और ये क्या चाह रहे हैं कि हुकूमत वक्त जो है उनकी बाजियाबी के लिए कोई लाहेअमल तैयार करे। और आसिफ अली जरदारी के वो करीबी साथी थे और ज़मीनों के जो मामलात होते थे वो उनको देखा भी करते थे, ये फ़रदुल्लाह बाबर साहब का कहना है। जबकि वज़ीर मुमलिकत बलीग़ुर रहमान साहब ने कहा है कि ये सूबाई हुकूमत का मामला है और वो सुबह सिंध से जो है वो गायब हुए हैं और ये मामला जो है वफाक पे डालने की ज़रूरत नहीं है। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और अगर उज़ैर बलोच के गिरफ़्तारी के बाद देखा जाए तो ये लापता अफराद का हवाला किस तरफ जाता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि अब अगर सूबे के हवाले से बात की जाए AD ख्वाजा के हवाले के IG सिंध के तबादले को लेकर वफाक के साथ वैसे ही दूरियां बढ़ती जा रही थी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा सख्त रवैया इख्तियार करती जा रही थी हुकूमत वक्त के हवाले से और एहतजाज और दीगर
जो तरीक़ेकार थे उसको अपनाते हुए हुकूमत को टफ़ टाइम देने की बात कर रही थी। IG सिंध के हवाले से अगर बात की जाए तो सिंध हाई कोर्ट ने उनको ताहुक्म सानी जब तक उनका केस जो है वो सिंध हाई कोर्ट में जारी है उस वक्त तक काम करने और उनको उस IG की पोस्ट पर रहने के हवाले से ऑर्डर्स दिए हैं कि वो अपना काम जारी और अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभाते रहें। वफाक के साथ ये बढ़ती हुई दूरियां और इख्तलाफात किस तरफ जाएंगी और अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत के आने वाले दिनों में सियासी मंजरनामा सिंध का और बिलखुसूस वफाक के लिए, जबकि पनामा के हवाले से भी फैसले का इंतज़ार किया जा रहा है, हुकूमत को लिए कितना परेशान कुन होगा। इसके साथ इसी हवाले से बात करेंगे मकबूजा कश्मीर के मसले के लिए। मकबूजा कश्मीर में हमने देखा कि इंतखाबी अमल का आगाज़ हुआ और यकसर मुस्तरद कर दिया कश्मीरी भाइयों ने, और जिस तरह जुल्म की दास्तान पिछले गुज़श्ता चंद माह से जारी है कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, वो तो 1948 से 70 साल से जारी है, लेकिन अब जो है एक नया जो बाब का आगाज़ किया गया है कश्मीरियों के ऊपर जुल्म करने के हवाले से भारत ने। हमने देखा कि 12 के करीब इस इंतखाबी अमल के दौरान 12 के करीब कश्मीरी भाइयों को शहीद, जबकि 200 से ज़ायद को मुख्तलिफ़ तशद्दुद के वाक़यात में ज़ख्मी कर दिया गया। कश्मीर के हवाले से अगर आलमी बरादरी की बात की जाए तो ये खामोशी क्यों इख्तियार की जा रही है? कश्मीरी भाइयों के ऊपर जो मुज़ालिम ढाए जा रहे हैं भारत की जानिब से, उस पर आलमी मीडिया बात करें या आलमी बरादरी जो है वो क्यों खामोश है, इस पर भी बात की जाएगी। PSP ने जो है वो धरना दिया, पाक सरज़मीन पार्टी ने कराची के मसाइल को उजागर करते हुए, और हमने ये देखा कि उस धरने को लेकर कराची के मसाइल को हल करने की बात की गई। 12 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2 दफ़ा जो है वफ़द ने उनसे मुलाकात भी की और उनको ये धरना ख़त्म करने के हवाले से मुज़ाकरात किए गए, लेकिन अब तक भी 8वें रोज़ से ज़ायद जो है वो गुज़र चुके हैं और PSP जो है वो अपने धरने पर कायम है। पाक सरज़मीन पार्टी की अगर बात की जाए तो वो क्या हकीकतन इस धरने के तहत कराची के मसाइल को हल करने में कामयाब होगी या नहीं, इस पर भी बात की जाएगी। शाम की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि शाम पर एक कीमियाई हथियारों के ज़रिए हमला किया गया, जिसमें उस जहरीली गैस के नतीजे में तकरीबन 72 अफराद के करीब जो हैं वो हलाक हो गए, और जिसके बाद अब जो सूरत हाल है वो रशिया के हवाले से देखा जाए तो वो अब भी बशारुल असद जो शामी हुकूमत है उनको सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि उनके ख़िलाफ़ जो है अमरीका अब सामने है। क्या अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में जबकि इंटरनेशनल जो एनालिस्ट हैं वो ये ख्याल ज़ाहिर करते हैं कि आने वाले दिनों में शायद ये किसी बड़ी जंग का पेश ख़ैमा हो। शाम के सूरत हाल के हवाले से बात की जाए तो इस्लामी फ़ौजी इत्तेहाद की बात की जाए और OIC की बात की जाए या सुपर पावर्स की बात की जाए तो इस मसले को हल करने के लिए किस हद तक जाएंगे, और शाम के मसाइल के हवाले से अगर बात की जाए इस वक्त रशिया और अमेरिका जो है वो आमने सामने हैं, तो ये किस तरफ इशारा किया जाएगा। आज के प्रोग्राम में इन तमाम मौज़ूओं को शामिल बहस लाया जाएगा और इस पर बात की जाएगी, और इस पर ख़बरों और तबसरों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन हैदर साहब। वो घड़ी देख रहे हैं और यकीनन वो ये सोच रहे हैं कि इतनी चीज़ों को कैसे कवर किया जाएगा। सीनियर एनालिस्ट हैं, कॉलमिस्ट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, इनको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सबसे बड़ी और अहम ख़बर के हवाले से सलाउद्दीन साहब, कुलभूषण यादव की। इब्तिदा में मैंने काफ़ी कोशिश की कि कवर अप कर लिया जाए और सवालों पे आया जाए। कुलभूषण यादव पे 1 साल खामोशी इख्तियार की गई हुकूमत की जानिब से, और अब फ़ौजी अदालतों के क़याम के बाद, जबकि हमने उस पर डिबेट भी की और लोगों ने बात भी की कि फ़ौजी अदालतों के क़याम के बाद वो समरात ना मिल सके जो कि हमने 2 साल में एक्सपेक्ट किए थे। इस दफ़ा हमने देखा बड़ा एग्रेसिवली फ़ौजी अदालतों ने रिएक्ट किया, और आते ही जैसे ही 28वीं आइनी तरमीम के तहत जब उनको आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिला 2 साल के लिए, तो हमने देखा कि उन्होंने फ़ौरन रिएक्ट किया और फ़ौजी अदालत ने एक फ़ैसला सुना दिया। आप क्या समझते हैं हुकूमत वक्त, अब क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन का वक्त आ जाएगा, आप ये समझते हैं पाक भारत ताल्लुकात आने वाले दिनों में किस तरफ होंगे, और कुलभूषण यादव की सज़ा के बाद के हालात हुकूमत को अब किस तरह स्टांस लेना चाहिए? देखिए, कुलभूषण यादव को जो 2 साल तक आपने 1 साल तक अंदर रखा, इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, इसका ज़ाहिर है इसकी तशहीर नहीं की गई, इसलिए कि अगर तशहीर की जाती तो बहुत सारे इन्वेस्टिगेशन पे फ़र्क पड़ता, उसका बहुत सारे प्रेशर आपके ऊपर आते, दुनिया भर से बशमूल हिंदुस्तान दीगर ममालिक को इस्तेमाल करता आपके ख़िलाफ़। तो इसीलिए उसको खामोशी से उस पर करिए, और जब आर्मी के पास इतने सबूत आ गए, अब्दुल बासित साहब ने बरतानिया में इंडिया में हाई कमिश्नर हमारे, उन्होंने बयान दिया है कि लातादाद सबूत हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें कोई ज़रूरत नहीं। सेकेंड थिंग, सत्ताज अजीज़ साहब ने बयान दिया सेनेट के अंदर कि हमारे पास ये बिल्कुल, ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि बिल्कुल ये हकीकत है, इसमें कोई, हाँ इसमें कितना टाइम लगेगा मौत को सज़ा मौत देने में ये नहीं कह सकते, इसलिए कि बहुत सारे मराइल होते हैं। सर इससे पहले भी हमने देखा कि सज़ाए मौत के जासूसी के इल्ज़ाम में
और 20-20, 30-30 साल उनको इंतज़ार करना पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, इसलिए कि ये एक बहुत ही रॉ का एजेंट जो आपके हाथ में पकड़ा गया है और जिसको हाजिर सर्विस नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर है, कमांडर के लेवल का आदमी है, वो आपको ईरान से दाखिल हुआ, ईरानी वीज़ा लेकर के, और पहली दफ़ा तो नहीं हुआ, कई दफ़ा आ चुका था, लेकिन पहले पकड़ा गया बार ईरानी बॉर्डर के ऊपर। और अब उनके पास इसीलिए जो आपने कहा ना कि इतने साल, 2 साल, 1 साल, 1.5 साल क्यों लगा, इसलिए लगा क्योंकि आदमी बताता है खुद ISI इन्वेस्टिगेट कर रही थी उसके ऊपर, और जब उनके पास इतने सबूत आ गए और फिर फौजी अदालतों से 28 तरमीम पास के इख्तियारात मिल गए, तो उन्होंने उनको अपने आर्मी एक्ट के तहत जो दफ़ात का हवाला दिया आपने, उसके तहत उन्होंने पकड़ के रख लिया। अब ये देखिए, ये इसमें इसके भारत ताल्लुकात असर पड़ेंगे, भारत ताल्लुकात। अच्छा सर, भारत के ताल्लुकात से पहले मैं जानना चाहूँगा, हुकूमत वक्त भारत जो है गीदड़ भपकियाँ देता रहा है हमेशा से, क़याम पाकिस्तान से लेकर आज तक हर वाक़ये के ऊपर, और उन्होंने अभी जो है उनकी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम जो है इसको बचाने के हद तक, किसी भी हद तक जाएंगे, जिसको पहले ओन करने के लिए भी तैयार नहीं थे ये लोग। और मीडिया पर उन्होंने कहा था हमारा कोई हाजिर सर्विस ऑफिसर मौजूद ही नहीं है, और कुलभूषण यादव को ओन ही नहीं कर रहे थे वो अपना शहरी के हवाले से, और अब जो है वो कह रहे हैं कि किसी भी हद तक जाएंगे। इसका जवाब देखा जाए तो आप ये समझते हैं हुकूमत ने जो पॉलिसी बयान देना चाहिए, जो जिस तरह से इसको रिएक्ट करना चाहिए, वो बेहतर तरीके से किया? ये जो आपने जिस तरफ निशानदेही की है जिस इशू के ऊपर, ये हमारा अलमिया है पाकिस्तान का। हमारा बहुत सारे ऐसे वाक़े आए हैं जहाँ पे ऐसे वाक़यात हुए हैं जहाँ पे कि पाकिस्तान की हुकूमत का बयानिया नहीं आया, कोई उसका स्टेटमेंट नहीं आया कि भाई हमारा स्टैंड है क्या। अब जबकि ये पकड़े गए हैं तो ख्वाजा आसिफ भी पार्लियामेंट में कह रहे हैं, अजीज़ भी कह रहे हैं, मरियम औरंगज़ेब भी बयान दे रही हैं कि नहीं वो सब ठीक है, अब्दुल बासित साहब भी दिल्ली में फरमा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें ये बहुत पहले से आपको कर देना चाहिए था, लेकिन शायद इसलिए कि आर्मी ने इसको अपने तहत पकड़ा गया है। तो अब ये हो सकता है इसका एक ये भी हो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो सिविलियन गवर्नमेंट उसको शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि उसने जितना काम करना चाहिए था वो नहीं किया। तो अब ये इसके पाकिस्तान के वफाकी काबीना का इजलास, एक अहम इजलास हुआ, उसमें क्या वजह है कि इतने अहम और बड़े इशू को डिस्कस नहीं लाया गया? अजीब सी बात है ना, आज कोर कमांडर का इजलास हुआ है और कल कोर कमांडर का इजलास हुआ है। कोर कमांडर के इजलास में ये कहा गया कि जनाब हम बिल्कुल हकीकत पे मबनी बात करेंगे, इस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा नेशनल सिक्योरिटी पे, इसी हाथ से। और बाकायदा कहा गया कि कुलभूषण यादव की पूरी ब्रीफिंग हुई उसके मामले पे, तमाम कोर कमांडर को ब्रीफ किया गया हर चीज़ को। तो आर्मी जो है बहुत सीरियस है और मुल्क की सलामती के ऊपर वो आँच नहीं आने देगी, इसको देगी। जहाँ तक आपने वफाकी काबीना की नहीं भारत का धमकियों का जिक्र किया, तो आप ये चीज़ें, बम्बई में हमला हुआ था एक बोट से आज से कई साल पहले, उसमें हम पे इल्ज़ाम आ गया हर चीज़ के, ये पाकिस्तानी थे और फला थे। उनके अपने अटैक की बात कर रहे हैं। हाँ, एक उनके अपने कमांडर ने कहा कि नहीं, बहुत ज़मात 5-6 महीने के बाद कहा कि नहीं हमारी अपनी गलती थी और पाकिस्तान से कोई नहीं आया था। उनका बयान था, रॉ का एक ऑफिसर था, उन्होंने कहा कि हम अपने कवानीन को दहशतगर्दी के हवाले से सख्त करने के लिए एक इस तरह के वाक़े को डेवलप किया ताकि हम उसको कानून साजी बेहतर कर सकें। ये भी देखा कि सजाए मौत जिस आदमी को, अजमल कसाब को अपना आदमी भी मुलविस था उसके अंदर, तो उनकी धमकियों पर न जाएं। सुषमा स्वराज एक एक्सट्रीमिस्ट खातून है और बीजेपी की बड़ी रहनुमा है। आगरा की समिट हुई थी जो मुशर्रफ और वाजपेयी के दरमियान, उसमें सुषमा स्वराज और LK आडवाणी ने उनको सबोटाज किया वहाँ पे। सुषमा स्वराज उस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थी भारत की और रोज़ाना ऐसे बयान दे रही थी कि नहीं कुछ नहीं हो रहा। अच्छा, आप इसको पॉलिसी बयान समझेंगे? क्योंकि मेरे पास तर्जुमान दफ्तर खारजा की हफ्तेवार ब्रीफिंग जुमेरात को होती है, आज जो हुई है उसकी हवाले से मैं कुछ चीज़ें पॉइंट रेस कर देता हूँ, आप उस पर कमेंट कीजिएगा। क्या इसको पाकिस्तान का पॉलिसी बयान समझा जाए या हफ्तावार ब्रीफिंग समझी जाए? पाकिस्तान में भी भारतीय मुदाखलत के वाज़े और नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं और भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव हमारे मौक़िफ़ का मुँह बोलता सबूत है। कुलभूषण यादव पाकिस्तान में तखरीबकारी की कार्रवाइयों में मुलविस है और इसे रंगे हाथों पकड़ा गया, जबकि इसने खुद भी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में भारतीय मुदाखलत से आलमी बरादरी को भी आगाह किया जा चुका है। वो किस तरह, ये ज़रा बताइएगा किस तरह किया गया, जबकि इस मामले पर दोस्त ममालिक समेत अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के सामने भी उठाया गया है। भारतीय वज़रा के हालिया बयानात बुखलाहट में दिए गए हैं। ये कुलभूषण यादव को अंजाम तक पहुँचाने का रद्द-ए-अमल है, लेकिन भारतीय रद्द-ए-अमल पर वज़ीर दिफ़ा का बयान भी आ चुका है कि इनके पार्लियामेंट का बयान भारत पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह करता है। कर्नल हबीब के हवाले से उन्होंने कहा कि गुमशदगी के हवाले से दफ्तर खारजा के तर्जुमान का कहना था कि भारत की जानिब से कुलभूषण यादव के मामले को हबीब ज़ाहिर के साथ जोड़ना बिला जवाज़ है।
कर्नल हबीब कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी से तवील से कबल ही रिटायर्ड हो चुके थे और इन्हें नौकरी का झांसा देकर और जिस वेबसाइट के ज़रिए उनको ये ऑफ़र आई वो वेबसाइट ऑपरेट की जा रही थी इंडिया की तरफ से और उनको फिर टिकट भेजा गया बिज़नेस क्लास का और ओमान के ज़रिए नेपाल बुलाया गया। तो आप ये समझ रहे हैं कि और ख़दशा है कि इसमें दुश्मन एजेंसी मुलव्वस होगी। आप इसको पॉलिसी बयान समझते हैं? बिल्कुल पॉलिसी बयान है पाकिस्तान की हुकूमत का और अच्छा हुआ आ गया, इसलिए कि अब दुनिया के सामने आपने अपना एक बयानिया जो है वो दे दिया, नैरेटिव जिसको कहते हैं। ये ज़रूरत थी जैसे हमने कहा कि बहुत सारे वाक़यात पे पाकिस्तान का नैरेटिव नहीं आता दुनिया के सामने, पाकिस्तान का केस बाय डिफ़ॉल्ट हम हार जाते हैं। एक साल में वैसे इसको हाईलाइट किया कि इंडियन जासूस हमने पकड़ा है आज़र सर्विस और उसका जो एतराफ़ी बयान था उसको हम कैश करा सके, उस तरह नहीं कर सके ना, नहीं कर सके, यही तो मुश्किल थे। अब वीडियो दिखा रहे हैं पूरी की पूरी, ये बहुत पहले आपको दिखा देनी चाहिए थी। लेकिन सवाल ये है कि सिविलियन हुकूमत जो पाकिस्तान की है वो अपना काम उस तरह से मुस्तहसन तरीके से नहीं कर पा रही है जो उसकी जिम्मेदारी है। आगे बढ़ते हैं। कुलभूषण यादव की सज़ा के ऐलान के बाद आप क्या समझते हैं पाक भारत ताल्लुकात पे अगर नज़र डाली जाए तो किस हद तक आगे जो है, क्योंकि हमने पाकिस्तान में देखा जाए 70 साल तारीख़ में क्या हमें पाकिस्तान से आज तक भारत के साथ हमारे ताल्लुकात कभी भी अच्छे नहीं हुए हैं, नहीं हो गए, कभी भी नहीं होंगे। उसकी बड़ी वजह यह है कि भारत में उसमें एक वो अपने आप को बहुत सुपर पावर समझता है शुरू से ही और पाकिस्तान खुद साख्ता ये उसका चाहता है बिल्कुल इससे और इस वक्त पोजीशन में है। कई दफ़ा आपने देखा कि चाइना अगर इंटरव्यू नहीं करता इंटरनेशनल फोरम पे तो उसने पाकिस्तान को बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी हिंदुस्तान ने। ब्रिक्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया, उसमें उसने नरेंद्र मोदी ने 3-4 महीने पहले मीटिंग हुई और उसमें रेजोल्यूशन लाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन चीन के सदर और पुतिन रशिया के सदर शूट डाउन कर दिया उसने, नहीं। अभी हाल ही में एक शाम के ऊपर रेजोल्यूशन आया था, इस पर रशियन ने वीटो कर दिया उसके ऊपर। तो अब ये हालात आप देखें कि दोबारा बाईपोलर वर्ल्ड उभर रही है और बाईपोलर वर्ल्ड में आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए हर भरपूर तरीके से। कि जब पहले रशिया जब टूट गया था, अमेरिका अकेला था, तनहा सिंगल पावर था, तो आप सब उसके गीदड़ भपकियों को, लेकिन अब आपकी सिचुएशन बदल गई। अब आपको चाहिए कि अपना ब्लॉग बनाएं, अपने इस्तेमाल करें, अपना नुक्ता नज़र पेश करें। दुनिया के सामने आपका नुक्ता नज़र नहीं जा रहा है अभी भी। ठीक है, कुलभूषण यादव के हवाले से जो गीदड़ भपकियाँ इंडिया की तरफ से आई उसको कितना सीरियस लेना चाहिए? नहीं, बेकार है, फजूल। ये तो गिडर भपकियाँ हमने सन 65 में सुनी, सन 71 में सुनी, आज भी सुन रहे हैं। बिहार वेट में जंग हुई अप्रैल में 1965 में, मैं खुद था वहाँ पे फ्रंट पे, वहाँ भी सुनी। क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। क्या कर 1971 की जंग को हम जंग नहीं मानते, इसलिए कि हमारी अपनी आर्मी लोग हमसे लड़ रहे थे। तो आपके पर आप पीछे से भी फोर्स से लड़ रहे हैं, आगे से भी फोर्स से लड़ रहे हैं, और फिर हिंदुस्तान की अगर मुक्ति वाहिनी नहीं आती तो आप अच्छे से। एक और चीज़ है कि 25 मार्च 1971 को जब आर्मी एक्शन हुआ ढाके के अंदर इस पाकिस्तान में, उससे लेकर के 16 दिसंबर 1971 को जब जनरल न्याज़ी ने हथियार डाले, बीच में उस एरिया तरीके में मैं 2 दफ़ा ढाके गया, मशरक़ी पाकिस्तान था। आर्मी ने तमाम टेरिटरी रिकवर कर ली थी, और लेकिन पॉलिटिकल जो डायलॉग होने थे वो नहीं है जिसकी वजह से आपको शिकस्त हुई ना, शायद वो आप उसका हाथ से नहीं आता। सेकेंड थिंग, आपकी नेवी जो थी, आपकी जो सबमरीन थी, वो अपने अंदर से फट गई थी। इंडिया कहता हमने मारा, इंडिया नहीं मारा था। सबमरीन गाजी जो थी वो अंदर से ही ब्लो हो गई थी उसका, तो इंडिया का कोई उसमें कसूर नहीं था। इंडिया को कोई निशाना नहीं लगा, इंडिया को तो पता नहीं चलता कहाँ घूम रही हो। तो ये सब गिदड़ा बपकियाँ, ये सब इल्ज़ाम करते हैं। और आप मकबूजा कश्मीर की बात करते हैं। हाँ, मकबूजा कश्मीर में जो भारतीय मज़ालिम है, आपने कहा कि कुलभूषण यादव के हवाले से जो हमने इंटरनेशनल फोरम पर कैश करवाना चाहिए था वो उस तरह नहीं कैश करवा सके। मकबूजा कश्मीर के मसले को देखें तो 70 साल से कश्मीर कमेटी भी फॉर्म है, आपके एम्बेसीज भी काम कर रही होती हैं, आज़ाद कश्मीर के जो डेलीगेशंस जाते हैं वो भी कोशिश करते हैं। आप ये समझते हैं कि जो भारतीय मज़ालिम है वो तो थमने का नाम नहीं ले रहे और रोज़ बरोज़ उसमें इजाफा होता जा रहा है। अब इंतखाबी अमल जो आगाज़ हुआ मकबूजा कश्मीर में, जिसको यकसर मुस्तरद कर दिया गया इंडिया की जानिब से, तो आप ये समझते हैं उस कठपुतली इलेक्शन के हवाले से आप किस हद तक समझते हैं कि इंटरनेशनल फोरम जो है वो क्यों खामोश है इस तमाम वाक़े के हवाले से? इसमें हमारा अपना कसूर है। कश्मीर कमेटी आपकी बहुत ज़माने से बनी हुई है। एक ज़माने में उसके साबिक़ सदर थे कश्मीर के, नाम मैं भूल रहा हूँ उनका,
वो उसके कमेटी के चेयरमैन होते थे, दुनिया भर घूमते फिरते। आजकल मौलाना फजलुर रहमान है कश्मीर कमेटी के, बहुत ज़माने से। कमर ज़मान कायरा साहब भी रह चुके हैं। हाँ, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान कब गए कश्मीर की कॉज लेकर के? इतना बड़ा इज्तिमा उन्होंने अपना वहाँ कर लिया है, 70 साल जश्न JUI का, और दुनिया भर से इमाम काबा सबको बुला लिया। कश्मीर में वो कितना बोल रहे हैं, कितनी तरफ गए हैं, किससे बात की है, किसकी तरफ नक़्द नज़र पेश किया है, कुछ नहीं हुआ ना। तो कश्मीर का देश जो है, अब सिचुएशन चेंज हुई है। ये जो मूवमेंट चल रही है पिछले 7-8 महीनों से भारत में के अंदर, इसके बारे में, हाँ, इसके बारे में इन्होंने फ़ारूक अब्दुल्ला साहब ने, साबिक़ वज़ीर थे, उन्होंने कहा है कि कश्मीर मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान के हाथ से निकल रहा है, पाकिस्तान से बातचीत अब आपको करनी पड़ेगी। मीर वाइज ने भी यही बात कही है। जब मकबूजा कश्मीर के लोग ये कह रहे हैं, फ़ारूक अब्दुल्ला जिनके बारे में हमेशा शकूक शुबात थे कि पाकिस्तान की तरफ है और कश्मीर की तरफ है, ये जाली वज़ीर आज़म कैसे, जब उन्होंने ये कह दिया कि उन्होंने तस्लीम हो गया उनको, तो पाकिस्तान को इस पर भरपूर इख्तियार करना चाहिए, पूरी अखलाकी हमदर्दी दिखानी चाहिए पाकिस्तान को। और इनका केस कुलभूषण यादव का आपको यूनाइटेड नेशन में से स्पीच करने से वज़ीर आज़म के काम नहीं चलेगा, उसमें भी आपने कुलभूषण यादव का नाम नहीं लिया था। ठीक है, आप क्या समझते हैं कुलभूषण यादव के इशू को हाईलाइट करने का मेजर वजह भी ये है कि इंडिया जो मजालिम कश्मीर में इस वक्त बर्पा कर रहा है, उससे तवज्जो हटाई जाए? हमारी तरफ से इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल फोरम पर इंडिया का मीडिया कर रहा है ना, इंडिया के मीडिया को तो उनको तो अब उनको खिसियानी बिल्ली खंबा नोची की मिसाल देनी पड़ती है, मुझे माफ़ कीजिएगा। हिंदुस्तान को जब खामोश रहे, जब उन्होंने देखा कि आर्मी के हाथ में आ गया है, उनके पास पूरी सबूत मौजूद है, उसने उसकी वीडियो भी दिखा दी गई है जहाँ उसने पूरे तमाम एतराफ़ किया हर चीज़ का अपना, फिर उज़ैर बलोच से भी कनेक्शन उसका निकल आया, तो फिर अब हिंदुस्तान का मीडिया जो बिलबिला उठाए, अब वो कहानियाँ बता रहा है दुनिया को, लेकिन क्या दुनिया उसको मान रही है? दुनिया खामोश है, उसकी हिंदुस्तान की भी नहीं सुनी जा रही है। अब मौका है आपको कि अपना नज़र बयान करें, अपना नैरेटिव दें, अपना बयानियत दें और कहें कि साहब ये है हिंदुस्तान की हरकत जो हमें डिस्टेबलाइज़ करने की कोशिश करता है। वो हिंदुस्तान में अभी भी, अफ़गानिस्तान में आपने कई दफ़ा कहा है कि भारत के बहुत सारे सफारत खाने, कौंसल खाने मौजूद हैं, और जो हमारे साथ, देखिए आपका पहले जंग जो होती थी, आपकी ईस्टर्न बॉर्डर अनसिक्योर था, 65 वर्ल्ड में भी और जंग में भी 71 में, लेकिन अब आपकी तरफ से अफगानिस्तान की तरफ जो भारत का रुसू बढ़ गया है, वेस्टर्न बॉर्डर भी इनसिक्योर हो गया है, तो आपको दो तरफा जंग, सर 3 तरफ होगी ना, ईरान के साथ भी आपके ताल्लुकात। खैर जंग का ईरान से आज तक इतना नहीं, गोलाबारी कभी कभी हो जाती है, लेकिन खैर ईरान आपको हमला नहीं करेगा। वो अभी इनके इलेक्शन हो रहे हैं अफगानिस्तान और इंडिया की तरफ से। अफगानिस्तान वेस्टर्न बॉर्डर जो हमेशा से खामोश रहा है, ईस्टर्न बॉर्डर, अब आपकी फोर्सेज डिवाइड हो गई। ठीक है, ब्रेक पे जाते हैं। एक सेकंड, अल्लाह का फजल ये है कि हमारी अफवाज इतनी तैयार है, आज उससे 71 की फौज नहीं है, हमारे पास बहुत सारे हालात, ट्रेनिंग अच्छी है। कुलभूषण यादव के बाद उज़ैर बलोच की बात करते हैं। उज़ैर बलोच की गिरफ़्तारी के बाद हमने देखा कि उस पर संगीन नौयत के मुकदमात जो थे, उनके इल्ज़ामात थे और उस पर केसेस चल रहे थे ATC की अदालत में, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में। अब जो है जासूसी का केस जो है भी उनको उसका सामना करना पड़ रहा है, पाक फ़ौज ने उनको अपनी तहवील में ले लिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए सिंध की सियासत पर कितना असर डालेगी उज़ैर बलोच के इस एतराफ़ और गिरफ़्तारी के बाद के अमल के हवाले से बात की जाए, इसका जवाब लेंगे छोटे से कमर्शियल ब्रेक के बाद। नाज़रीन वक्त हुआ है छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाएँ, देखते रहें बिज़नेस प्लस। वेलकम बैक नाज़रीन। हफ्ते भर की आम खबरों पर तबसरे और तज्ज़िये जो हैं वो जारी हैं। ब्रेक पे जाने से कबल जो है कुलभूषण यादव को जो सज़ाए मौत का हुक्म दिया गया, उसके बाद पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से क्या मुस्तकबिल होगा, उस पर गुफ्तगू की गई। उज़ैर बलोच जो है उसको पाक फ़ौज ने अपनी तहवील में ले लिया है और जासूसी का संगीन नौयत का जो केस है अब उस पर फ़ौजी अदालत में चलाया जाएगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के साथ उनको जोड़ा जाता है 2013 के जनरल इलेक्शन से कबल भी हमने देखा और बाद में भी। कितना सिंध की सियासत पर असर डालेगा, और ये नौयत जिस नौयत के, क्योंकि उसने एतराफ़ किया है उज़ैर बलोच ने कि वो कुलभूषण यादव के साथ भी राब्ते में था और उसके साथ साथ एक पड़ोसी मुल्क के लिए भी जासूसी के हवाले से काम कर रहा था और हसास नौयत के जो मालूमात थी वो दी जा रही थी। जी सर। देखिए, बिल्कुल मुझे लगता है कि पीपल पार्टी पे इसका बहुत शदीद असर पड़ेगा। आप टाइमिंग देख लें, कुलभूषण यादव की गिरफ़्तारी फ़ौजी एक्ट, आर्मी एक्ट के तहत सज़ा, हाँ, मौत की सज़ा। उसके बाद उज़ैर बलोच की गिरफ़्तारी जो आर्मी एक्ट, आर्मी ने उसको उठा लिया फिर फ़ौज की तहवील में। फिर आप देखें ज़रदारी साहब के 2-3 आदमी उठा लिए गए, करीबी जो उनके बिज़नेस के स्टेट मैनेजर्स थे तमाम तरह। अब इसके बाद
उठा लिए गए लापता हैं सर, उठा लिए गए का लफ्ज तो आप नहीं उठा लिए, पीपल पार्टी कहती है उठा लिए गए सर, उनके कहने की बात कर रहे हैं ना आप, तो लापता है, लापता का लफ्ज आ रहा है, लापता है, उठा लिए गए, गायब, आप टाइमिंग तो गायब है ना, गायब तो कह सकते हैं, गायब है। अब ये सब एक चीज़ ऐसी किसी चीज़ की निशानदेही कर रही है, इसमें मेरे अपने मुझे लगता है, मुझे ख्याल आता है और शायद ये मेरा ख्याल सही हो जाए कल परसों चंद दिनों में, कि पीपल पार्टी के कुछ हजरात पे शायद हाथ पड़ जाए, लगता मुझे ऐसा है। ये ऐसी चीज़ें टाइमिंग एक दूसरे से लिंक होती जा रही हैं। कुलभूषण यादव, ज़ाहिर बलोच, आसिफ ज़रदारी के मामला उठाए जाने पे, फिर जिस तरह से वॉकआउट किया है उन्होंने कौमी असम्बली और सेनेट में, एमक्यू ने भी साथ दिया, अवामी नेशनल पार्टी भूख हड़ताल पे है, लेकिन उसमें सब देखिए आप हालात जो है वो बिगड़ रहे हैं सियासी तौर पे, लेकिन पीपल पार्टी इस वक्त तिलमिला रही है, इसलिए कि वो किस तरफ ऊँट किस करवट बैठेगा ये उनको नहीं मालूम, लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारे अच्छे खासे शख्स पे हाथ पड़ जाएगा, बहुत सारे बुत गिराए जाने वाले हैं, मुझे लग रहा है, ये फील हो रहा है। अल्लाह कर ऐसा ना हो, लेकिन मुझे लगता है कि हालात बिगड़ने की तरफ जा रहे हैं सियासत की तरफ, और ये बहुत जल्दी होगा। उज़ैर बलोच जो है उन पर जो ATC में मुकदमात चल रहे हैं वो बड़े संगीन नौइयत के, बत्ताखोरी के, अगवा बराए मुराई को अपॉइंट कराया उसने, दूसरे को अपॉइंट कराया, फिशरी से 20 लाख रुपए महीना भत्ता लेता रहा। वो तो कह रहे हैं कि मैं तो अपॉइंटमेंट कराता था, अपॉइंटमेंट कराते थे, MPA इनके ओथ लेते थे, इनके ऊपर ओथ लेते थे, MPA फिर नॉमिनेट करता था MPA, फरियाल तालपुर, जुल्फ़िकार मिर्ज़ा, सब कायम अली शाह, सब इनकी दावत में मौजूद होते थे। फिर इनकी पोजीशन अब ये देखें ना, अब इसने सर एक बात बताएं, अब हुकूमत सिंध हुकूमत की अगर बात की जाए तो लाताल्लुकी का इज़हार करते हैं कि वो MPS की जानिब से दिए गए शाइए के अंदर वो मौजूद थे और पीपल्स पार्टी का उनसे कभी भी ताल्लुक़ नहीं था और ऐसा कोई उनके साथ राब्ते में नहीं थे। जब ये ताल्लुकात थे और जब वो अपनी मर्ज़ी से अपॉइंटमेंट्स करवा रहे थे SHOs की और सीनियर रहनुमाओं के साथ राब्तों में भी थे, उसके बाद जो ये वारदातें और जो सारी चीज़ें, और वो कह रहे हैं SHOs को हम इसलिए अपॉइंट करवाते थे अपनी मर्ज़ी का काम ले सके। ज़ुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने उनको पीस कमेटी का, अमन कमेटी का चेयरमैन बनाया, लियारी गैंग वॉर जो स्टार्ट हुई ज़ाहिर बलोच की वजह से हुई, बाबा लाडला मारा गया, उसके बाद उसके आदमी मारे गए, बहुत से लोग मारे गए। अब वहाँ थोड़ा सा लारी में थोड़ा सा अमन है, रेंजर ने काम अच्छा किया है, रेंजर ने काम कराची में वैसे ही बहुत खूबसूरत किया है कि 80% अमन हो गया और आप 3 बजे आराम से घूम सकते हैं, जो हालात आज से साल भर 2 साल पहले नहीं थे। लेकिन ये सब करने के बावजूद पुलिस आपकी अभी भी करप्ट और पोलिटिसाइज्ड है, हाईली पोलिटिसाइज्ड। सर उन्होंने जितनी कुर्बानियाँ दी, हम कुर्बानियाँ ज़रूर दी उन्होंने, उनकी कुर्बानियों को अगर इस तरह एक साइड पे कर दें, और है क्यों है, इसलिए कि आप अभी आप इस पे आएंगे AD ख्वाजा पे, तो मैं आपको बताऊंगा वो इसी के साथ ही कर ले चलिए। AD ख्वाजा का सिंध हाई कोर्ट ने आज ही फैसला किया है कि आप जारी रखें, इसलिए आपका जब तक फैसला नहीं होगा आप मकाम रखें। प्रॉब्लम मैं आपको अभी बता देता हूँ क्या हुआ। रस्साकशी क्यों हो रही है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को IG सिंध साहब से क्या एतराज़ है? बहुत सारे एतराज़ात, क्या तहफ़्फ़ुज़ात, और इससे सबसे ज़्यादा एतराज़ खुद ही अपॉइंट करवाया, फरियाल तालपुर का है। हाँ करवाया। अच्छा, फरियाल तालपुर साहब, जी मैं आप बताता हूँ, मैं आपको एयर में बता रहा हूँ, एयर पे कह रहा हूँ। एक मीटिंग हुई बिलावला, उसमें ये कहानियाँ ना सुनाइएगा, कहानियाँ आपको बता रहा हूँ, अगर कोई और आप जो बातें कह रहे हैं फिर आप जिम्मेदार हैं उस बात के। तरदीद आप जो करना कर दे। ज़रदारी साहब थे, AD ख्वाजा साहब थे, CM थे, फरियाल तालपुर थी। इन्होंने कहा कि साहब ऐसा है वैसा है, जो भी क्या है सर, ऐसे क्या कहानी फिर दे रहे हैं? हुकूमत पाकिस्तान हुकूमत वक्त जो भी करती है पुलिस को इस्तेमाल करने के लिए, AD ख्वाजा ने इनकार कर दिया। किस चीज़ के इस्तेमाल करने की? SHO अपॉइंट करो MPA के कहने के अच्छा, बिल्कुल ये फैसला हुआ था, उसने इनकार कर दिया। उसने कहा जी ऐसा नहीं होता, पुलिस को आप इस्तेमाल ना करें, पुलिस को पुलिस रहने दें। और उसने फिर इनके कहने के बावजूद उसने एक रिक्रूटमेंट सेंटर बना दिया, जिसमें सबसे पहले सिटीजन पुलिस कमेटी के चेयरमैन को शामिल किया उसने। और जब उनकी 20,000 के करीब जो पुलिस कांस्टेबल, 10,000 करीब, और उसके जब रिक्रूटमेंट हो गया तो उसने आर्मी को आउटसोर्स कर दिया ट्रेनिंग के लिए। नतीजे कि एक फिट फोर्स आपकी तैयार हो गई जो आर्मी की ट्रेनिंग में आई थी। उसको फरियाल तालपुर से बहुत नाराज़ हुई कि जी MP हमारे SHO नहीं अपॉइंट करेंगे तो इलेक्शन MPS SHO क्यों अपॉइंट करेंगे? भाई यही तो सारा अलमिया है। MPA साहब MPA ने किया है। MPS का काम अपॉइंटमेंट करना होता है SHOs को? आपको सिंध की सियासत का पता है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वो अगर SHO के जीत ही नहीं सकते, वो सब वडेरे हैं, आवाम में जाते हैं, आवाम को। लेकिन सर ये 4 लोगों की मौजूदगी में ये खबर आपके पास कैसे पहुंच गई? मैं जो आपसे कहना, कोई तरदीद कर दे इसकी। अच्छा, हाँ, नहीं तरदीद तो 4 लोग ही कर सकते हैं मेरे नाम से। इनमें से नहीं, अभी ये तो चल जाएगी, आपके नाम से चल रही है, बल्कि पाकिस्तान देख रहा है, लेकिन ये 4 लोगों के नाम से फिर कोई तरदीद करेगा फिर?
इन चारों में से कोई कर सकता है? करें, सीएम साहब करें। हालांकि सीएम साहब कुछ बोले नहीं। फरियाल तालपुर ने बाकायदा अच्छा सर, ये इख्तलाफ जो था असामियों के हवाले से था, भर्तियों के हवाले से ही था, और भी बहुत कुछ था। और क्या था? कि क्या पुलिस सुनती क्यों नहीं है? इनके एडी ख्वाजा सुनते नहीं, इसलिए वो अपनी वो प्रोफेशनल आदमी है, इंटेग्रिटी का आदमी है, उसको देखिए आप। तो पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी तो उन पे इल्जामात लगा रहे हैं, करप्शन लगा रहे हैं कि वो 3 नाम जा रहे हैं, हटाओ इसको, काम नहीं हो रहा है। तो हाई कोर्ट में आज एडवोकेट जनरल ने उनके हाई कोर्ट ने कहने पे पूरा 15 साल का सर कैरियर रिकॉर्ड उनको सबमिट कर दिया। जब कैरियर रिकॉर्ड देखने के बाद जज ने कहा कि आप कंटिन्यू करें, अगली कैश में देंगे। अब उज़ैर बलोच पे दोबारा आ जाते हैं। ये रस्साकशी तो जारी है। अब सिंध हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि आप अपनी जिम्मेदारियां जो है पूरी करें, उसके बाद बात करेंगे। उज़ैर बलोच की बात की जाए, जिस वक्त ये तमाम चीज़ें हो रही थी तो सिंध हुकूमत ने उन पर हेड मनी भी तो रखा था। हाँ बिल्कुल, तो फिर हेड मनी लेके ताल्लुक का इजहार कर दिया था उन्होंने। अच्छा। खुद ही पैट्रनाइज किया उसको। जुल्फ़िकार मिर्ज़ा हेड मनी हटाया क्यों नहीं? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा जब इख्तिलाफात खत्म हो गए तो फिर ये हेड मनी हटाया क्यों नहीं गया? बात ये अब उनकी सरिश में जो नहीं बैठता होगा, या हो सकता भूल गया हो, या आपको लगता है उनकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की ईमा या मर्जी या शायद सरपरस्ती में ये काम होते थे? जुल्फ़िकार मिर्ज़ा रिकॉर्ड पे भाई असेंबली की स्पीचेज आपसे असेंबली भूल गए जो वो मिनिस्टर थे कि पीस कमेटी होगी, एमकेएम को नहीं छोड़ूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं यूँ कर दूंगा, मैं कर दूंगा। तो तो उनको तो ब्लड प्रेशर की अजीब सी आदत थी। अल्लाह करे सही हो, वो सुना बीमार, तबीयत ठीक नहीं उनकी, अल्लाह करे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि ये एक सियासी जमात को के हवाले से मुखालिफ तौर पर खड़ा करने के लिए पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी और उज़ैर बलोच को सपोर्ट किया गया, एमकेएम को क्रश करने के लिए। सीधी सी बात है, एमकेएम अपनी तौर पर टूट गई। वो एक इख्तिलाफात का शिकार है, मकाफात अमल होता है। ये हर चीज़ जो ऊँच बुलंद हो जाती है, गिरना एक दिन है, उसने हर उरूज का सवाल है। तो अब ये देखें आपसे प्रॉब्लम ये आएगी, उज़ैर बलोच एक नहीं, उस पर लातादाद इल्ज़ामात हैं पत्ताखोरी के, फिशरीज़ के ऊपर, फिशरीज़ को 20 लाख रुपया उसने कहा निसार। लेकिन ये वैसे जो उनके हवाले से और चीज़ें अटैच है, मेरे ख्याल में ये कुछ भी इतनी बड़ी बात नहीं है। 20 लाख रुपए का महाना भत्ता आना फिशरीज से, यहाँ तो करोड़ों रुपये निकल जाते हैं इधर उधर। 20 लाख को क्या रोए हम, छोड़े। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले इलेक्शन की बात की जाए, 1 साल से ज़्यादा अरसा, जनवरी 2016 में इनकी गिरफ्तारी जाहिर की गई। एक्चुअल कब गिरफ्तार हुए ये खैर, अच्छा जब उनको आगे गिरफ्तार किया गया 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, अब ये बयानात आना और फिर जासूसी के हवाले से केस आना और फौजी अदालतों में कन्वर्ट करना, तो क्या आप क्या समझते हैं, किस तरफ इशारा है? देखिए, मैंने तो पहले आपसे कहा थोड़ी देर पहले कि इसकी टाइमिंग बड़ी से तीनों चीज़ें सिंक्रोनाइज हो गई हैं, और आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं। इलेक्शन हो सकता है 2018 के 12-13 महीने और हैं शायद इलेक्शन हो जाए, इसलिए कि अगर जून में इलेक्शन है तो मार्च अप्रैल तक टूट जाएगी, केयर टेकर गवर्नमेंट आ जाएगी, असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। जून में भी बजट पेश करने के बाद भी सॉल्व हो सकती है, अपने टर्म पूरे करें जून तक, उनके पास टाइम है। हो सकता है सितंबर में इलेक्शन हो, तो ये तो कोई बात नहीं। लेकिन सवाल ये कि इलेक्शन फीवर तो स्टार्ट हो चुका है, और लेकिन ज़रदारी साहब ने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। कितना डैमेजिंग होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए? पंजाब में नहीं उठेगी मेरा ख्याल, जो हालात हैं इस वक्त। 15 दिन वो रह कर क्या है लाहौर में, कोई फायदा नहीं। तो कह रहे हैं, बयान दिया उन्होंने, कहा मैं तो वज़ीर-ए-आज़म अपना बनाऊंगा, पंजाब मेरा तो बदहवासी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हवाले से कह दें। लेकिन ये एक फैक्ट है, आपको जो हालात मैं देख रहा हूँ पंजाब में, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ब्रदर ने बहुत काम किया, पंजाब उनके कब्जे में है। सिंध इधर ही बनेगा, सिचुएशन वैसी रहेगी। बलूचिस्तान और फ्रंटियर हो सकता है, आपको नहीं लगता पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बहुत सारे महाजों पे इस वक्त मौजूद है? उज़ैर बलोच के हवाले से देखा जाए, IG सिंध के हवाले से देखा, वफाक, और अगर देखा जाए इस वक्त सिंध, मैंने कहा ना कि बहुत सारे, आपने देखा कि गैस के मसले के ऊपर आज जो बयान आया वज़ीर आला सिंध का, डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन है फेडरेशन से, डायरेक्ट। तो आपको क्या लगता है मजबूरी है? मैं उस बात पे उसके उजराला को हिमायत करूंगा, इसलिए कि सिंध का मामला है, सिंध के गैस क्यों नहीं मिल रही है, सिंध की चीज़ें दूसरे इलाकों में क्यों जा रही हैं। ये आपको याद है कि जब सुई गैस दरियाफ्त हुई थी, आप मेरा ख्याल पैदा भी नहीं हो चुके, लेकिन मैं एक छोटा सा बच्चा था, मैंने सन 54-55 याद हुई। सर मैं वाकई पैदा नहीं, मैं 6वीं क्लास का स्टूडेंट था मैं। उस वक्त भी ये जंग अखबार, अंजाम अखबार, डाउन अखबार में तमाम खबरें छपी थी कि 100 साल तक ये गैस के ज़खायर चलेंगे, और बहुत बड़ी मकदार में। कोयटे में ज़ियाउल हक ने आके लगाया गैस के कनेक्शन, उससे पहले कोयटा में थे, सारे कराची और पंजाब में कनेक्शन भर गए थे। तो बलोचों को क्या आप एहसास महरूमी नहीं होगा उनको के साथ हमारी चीज़ बाहर जा रही? इस तरह सिंध के वज़ीर जो आज चीखें असम्बली के अंदर, उनको नहीं करना चाहिए जिस टोन में उन्होंने बात की। लेकिन बहरहाल ये सही बात है कि सिंध की गैस बाहर क्यों जा रही है और सिंध में क्यों नहीं मिल रही है, फैक्ट्री हमारे पास। लेकिन आपको लग रहा है ये अब महाजा राई की जो सियासत सामने आ रही है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बहुत से महाजों पर जो है रिएक्शन और मज़ामत का सामना करना पड़ रहा है? बहुत ज़्यादा,
और मेरा ख्याल है इनको ये सूट भी करेगा, नहीं भी सूट करेगा, सूट से करेगा। पीएसपी भी उनके खिलाफ हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान भी उनके खिलाफ हैं, एमक्यूएम लंदन भी उनके खिलाफ हैं आजकल। एमक्यूएम पाकिस्तान पूरी तरह उनके खिलाफ नहीं है। अच्छा, उनके साथ है? नहीं, साथ भी नहीं है पूरी तरह। मिसाल के तौर पर फैसल सब्ज़वारी का एक बयान आया जो वज़ीर के बयान की गैस के ऊपर, उन्होंने कहा कि जी आप और में मामला सही करें तो हम आपका भरपूर साथ देंगे, कचरा उठाएं, कराची को फंड दें, ये करें, तो उन्होंने तो मशरूत कर दिया उसको। लेकिन मेयर के हवाले से आपके सामने की बात है कि कितना पाकिस्तान मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ अच्छे ताल्लुकात नहीं, मेयर के इख्तियारात को लेकर आपके सामने की बात है। नहीं है, कहाँ इख्तियार? मैं यही कह रहा हूँ, हर महाज के ऊपर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है कितना लड़ेगी, किस किस महाज से? तो यही तो ऐसी बात है कि आप चौमुखी लड़ रहे हो, फजूल की बात है ना, ये स्ट्रैटेजी गलत है सारी। अपना अगर अपने आप को सूबे को बचा लो, पहले अपनी यहाँ पे नशस्तें महफूज कर लो, बाद में तुम किसी और सूबे का देखो। उज़ैर बलोच की बात की जाए, मुस्तकबिल आपको क्या नज़र आता है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुस्तकबिल के हवाले से कितना क्या मंजरनामा है? उज़ैर बलोच को लगता है आर्मी की तहवील में जाने के बाद उसको सज़ा हो जाएगी, और कुलभूषण यादव से अगर उसके कनेक्शन निकल आए, और उसने एक और मुल्क का नाम भी उसने लिया है, हमसाय मुल्क का, और फिर उसने ये भी कहा है कि मैंने बहुत सारे अहम मकामात की तस्वीर और लोगों को हिदायत दी है टेररिज्म के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान नेवी भी है, एयरफोर्स भी है, और हो सकता है शायद ये जो एयरफोर्स बेस पे मेहरान पे हमला हुआ था, हो सकता है इसका हाथ तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन लगता है आप कड़ियाँ जोड़ते चले जहाँ आगे क्या हो सकता है। तो उज़ैर बलोच का पीपल पार्टी को जो गिरफ्तारी है बहुत महंगी पड़ेगी। मैंने पहले ही कहा कि कई बुत टूटेंगे, कई लोगों पे हाथ पड़ जाएगा, शायद मुझे ख्याल आता है ऐसा। ठीक है, आगे बढ़ते। पीएसपी का धरना, पीएसपी भी फॉर्म हुए 1 साल तकरीबन हो गया, मार्च में फॉर्म किया मुस्तफ़ा कमाल साहब ने। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट जो उस वक्त मुत्तहदा कौमी मूवमेंट थी और अब लंदन और पाकिस्तान में बढ़ चुकी है, हमने देखा कि 1 साल के बाद अब उन्होंने कराची के मसाइल के ऊपर बात करना शुरू की, और उन्होंने कहा कि बिजली, पानी और दीगर इशूज़ जो है सड़कों के हवाले से, कचरे के हवाले से, उन्होंने सब पर निशानदेही की। उन्होंने बारहा तनकीद का निशाना बनाया मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के मेयर को भी। उन्होंने कहा कि अगर वो इख्तियारात के हवाले से रोते हैं या परेशान होते हैं, पैसा भी कमा रहे हैं और उनको छोड़ देना चाहिए, वो पैसा भी कमा रहा है, ये भी कहा उन्होंने। तो आपके ख्याल में पीएसपी के धरने की बात की जाए, ये टाइमिंग क्या आप समझते हैं कि बड़ा आइडियल थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से? मुस्तफ़ा कमाल साहब जो शुरू में आए तो उन्होंने एंटी अल्ताफ़ स्टैंड लिया, जो उन्होंने एक्चुअली अपने लीडर को डिमोलिश किया। मेरा ख्याल उस वक्त वो सही था, रोना गाना उनको नहीं चाहिए था मेरी नज़र में, लेकिन खैर रोए गाए वो। लेकिन अब जो उनके पास आए तो उन्होंने शायद अपनी मजबूत थोड़े बहुत तंजीमी तौर पे मजबूत नज़र आते हैं, लेकिन कराची के मामलात पे जो उन्होंने कैंप लगा के हड़ताल कर रखी कराची प्रेस के सामने, आज 8वां या 9वां दिन है, इसके अंदर 2 दफ़ा, हाँ 8वां दिन, 2 दफ़ा नासिर शाह कल भी गए, परसों भी गए, बातचीत की, लेकिन बात बनी। ज़कीर ने भी कहा कि हमारी कुछ शायदें जो तक वो नहीं मानी जाएंगी, या कम अज़ कम कुछ अहकामात आप इक़दामात लें तो हम आगे देखेंगे क्या होता है। लेकिन इस पर कराची के बहुत अच्छा स्टैंड लिया। सर स्टैंड तो अच्छा लिया, लेकिन आप समझते हैं कि वो पजीराई मिली और कराची की आवाम जो है उनके साथ जल्दी कैसे मिल जाएगी पजीराई? इतनी जल्दी नहीं मिलेगी ना। देखिए एक चीज़ बता दूँ, एमक्यूएम की सारी तारीख़ आप देख लें 1986 से लेकर अब तक, अल्ताफ़ हुसैन अकेला था। अल्ताफ़ हुसैन आज भी उनके लिए एक गॉड फादर की फिगर रखता है, लेकिन खैर अब उनका बाप बंद हो चुका है मेरी नज़र में। आर्मी एक्सेप्ट नहीं करेगी उनको कभी, ना उनको आने देगी। आर्मी का क्या ताल्लुक है उससे? पाकिस्तान की सियासत का फैसला किया सारा ये। अच्छा, आर्मी ने फैसला किया? फैसला किया बिल्कुल। रेंजर जो थी वो आर्मी कमांड में, तो आर्मी इस पर बहस तमीज़ हुई है उसके अंदर हेड क्वार्टर के अंदर, और फाइनली जब उन्होंने पता ना लगाया तो उनका किस्सा ख़त्म। बस कल एक और भी डेवलपमेंट हुई, आपने यकीनन सुनी होगी, अमजद शाह साहब ने जो है उन्होंने ला ताल्लुकी का इजहार कर दिया, और हाँ वो उधर चले मुत्तहदा कौमी मूवमेंट लंदन से उन्होंने कहा कि अब वो जो है साथ नहीं देंगे, और किसी भी पार्टी के अंदर जो है। एक और चीज़ है, मुत्तहदा पाकिस्तान जो है वो PIB कॉलोनी से बहादुराबाद में शिफ्ट हो रही है, अपना कैंप शिफ्ट कर रही है और हेडक्वार्टर शिफ्ट कर रही है। लेकिन फारूक सत्तार के घर से अभी भी ये समझता हूँ, और मेरी रेंजर से दरख्वास्त भी यही होगी आपके ज़रिए तवज्जुह से आपके टेलीविज़न के, कि इनको जो 90 है और जो खुर्शीद मेमोरियल हॉल इसको बहाल कर देना चाहिए, ताकि एक सियासी पार्टी को जिला मेले काम करने की, आपको वैक्यूम हो जाएगा। फिर अगर वैक्यूम हो जाएगा तो फिर आपको अगर इस तरह का कोई अमल आता है तो आप नहीं समझते कि आमना सामना करना पड़ेगा लंदन और फिर पाकिस्तान? नहीं, लंदन को तो लंदन का जब बात बंद हो चुका, ख़त्म हो गया, आप नहीं कोई सवाल मजा आने का वापस ना। क्या कामयाब हो पाएगी पीएसपी की अगर बात की जाए? क्योंकि एक आखिरी टॉपिक रह गया शाम का इशू, मैं चाहूँगा उस पर आने से कबल एक आखिरी सवाल, पीएसपी जो है कराची के मसाइल को हल करने में कामयाब हो पाएगी, या निशानदेही जिस तरह उन्होंने की है कोई मसाइल हल होंगे कराची के? बेड़ा तो उन्होंने बहुत अच्छा उठाया है, कदम बहुत अच्छा उठाया और बिल्कुल सही उठाया। तरीक़ेकार भी
तरीक़ाकार भी सही है, लेकिन सवाल यह है कि ये अकेले कर पाएंगे? क्या इनके पास इतनी फोर्स है? क्या इनके पास इतनी स्ट्रेटजी है? क्या इतने लोग जमा होते हैं? लोग अभी तक कर पाए? फारूक के पास है। तो दोनों अगर हाथ दोनों मिल जाए, क्या मशवरा दे रहे हैं? पुराना आपका भी ताल्लुक रहा है, आप भी मशवरे दे रहे हैं। अपनी राय दे रहा हूँ कि ये फिर आइडियल सिचुएशन बन जाएगी, और जो इलेक्शन आएंगे जहाँ पे हर एक की नजर, आपको लगता है इलेक्शन से पहले इस तरह का कोई नजरियाती करना पड़ेगा? अगर नहीं करना पड़ेगा, एमक्यूएम सफर करेगी, फिर लूट मार। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए कितना परेशान कौन होगा, और पीटीआई के लिए कराची में बहुत ज़्यादा उनकी तो नज़र लगी हुई है। कराची की 20 सीटें जो कि सेंसस के बाद बढ़ सकती हैं, सेंसस के बाद शायद 20 सीटें हैं ना असेंबली की, 40 असेंबली की, 17 एमक्यूएम जीत चुकी, 3 पीपल पार्टी के पास है। लेकिन अब ये रेशो चेंज हो सकता है अगर यही हालत रहे तो पीपल पार्टी नजर लगाए हुए, डिवाइड होगा, पीटीआई भी नजर, हाँ अभी तो हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक आखिरी सवाल, शाम की सूरत हाल की अगर हवाले से बात की जाए, किस तरफ इशारा कर रहा है, और आलमी बरादरी जो बढ़ चुकी है शाम के इशू को लेकर? शाम और शुमाली कोरिया दो चीज़ें हैं। शुमाली कोरिया पे जहाज़ जा चुका है अमेरिका का बहरी बेड़ा उस तरफ, इसलिए कि उन्होंने, लेकिन वो कह रहे हैं हम तैयार हैं। ठीक है, शाम के ऊपर जो बमबारी की गई, उससे कीमियाई हमला किया गया, और फिर उसके बाद अमेरिका ने जो अपना बमबारी की है उस पर पुतिन ने उसके खिलाफ रद्द कर दिया कि हमने, और अब दोनों में ठन गई है अमेरिका और सर। लेकिन आज तक अभी तक ये मालूम भी नहीं हो सका कि आलमी जंग के साथ अभी नहीं है। कीमियाई जो ये हमला किया गया था, ये किसकी जानिब से किया? अमेरिका की तरफ से कीमियाई हमला अमेरिका की जानिब से किया गया। अमेरिका ने तो उनका वो बेस जो है उसको निशाना बनाया, क्रूज मिसाइल से, एयरफोर्स का बेस को निशाना बनाया। लेकिन तो उन्होंने कहा कि ये तो शामी हुकूमत की जानिब से ये अटैक किया गया था, और उन्होंने, शाम वाले तो यही कहते हैं कि अमेरिका ने किया है इसको। सर अमेरिका तो कह रहे हैं हमने तो, रशियन क्यों बिगड़ गए? रशियन से बहुत दोस्ती थी पुतिन से और डोनाल्ड ट्रंप से, तो क्यों बिगड़ गए? वो तो इलेक्शन के दौरान थी ना सर, उसके बाद तो नहीं कभी भी। अगर हम इल्जाम साबित हुआ ना, जो हिलरी क्लिंटन कह रही थी कि रशिया ने इलेक्शन, वो तो उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, ये तो डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि हमारा तो, और डोनाल्ड ने इंक्वायरी भी ऑर्डर की, और जीसीआई ने कंफर्म भी कर दिया। मुस्तकबिल क्या आप देखते हैं शाम के मसले को हल करने में आलमी बरादरी के हद तक जो है वो संजीदा होगी? कोई मेरा ख्याल है ओआईसी और इस्लामी फौजी इत्तेहाद, ओआईसी को तो आप छोड़ दें, ओआईसी किसी गिनती में नहीं है, अब किसी गिनती में नहीं। इस्लामी फौजी इत्तेहाद, इस्लामी फौजी इत्तेहाद भी अभी तक उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, कोई इसका तर्जुमा हमें सामने शक्ल नज़र नहीं आ रही, कैसी है कैसी नहीं। बल्कि ख्वाजा आसिफ ने कल बयान दिया स्टेटमेंट के अंदर कि एनओसी शरीफ ने हमसे मांगी नहीं, ना हमने दी, ना उन्होंने मांगी। जबकि उससे पहले उन्होंने कहा कि मुत्तफिका तौर पर असूली फैसला कर लिया गया। नहीं, पहले फैसला पहले दे दी, फिर असूली फैसला कर लिया गया, और उसके बाद अब मांगी नहीं। अब देखें ना, तो अब ये गलत चीज़ें हो रही हैं, कोई चीज़ साफ नज़र नहीं आ रही। शामी हुकूमत की अगर बात की जाए, आपको लगता है कि शाम की हुकूमत के हवाले से अगर बात की जाए तो बागियों के साथ बैठ के कुछ शायद इस तरह के, जो शाम से कौन बात करेगा? सदर बशर अल असद से कौन बात करेगा? वो अपने लोगों पे गोली चला रहा है, मार रहा है, मुल्क तबाह हो गया। वो तो कह रहे हैं कि बागी हैं और उनके साथ वो जंग, बागी तो हर हुकूमत कहती है, बागी जो अपने हुकूक के लड़ रहे थे। मिस्र में जमहूरियत के लिए जो मुजाहरा हुआ तहरीर स्क्वायर में, हुकूमत बदल गई, बाद में आर्मी आ गई, मुशर्रफ भी जेल चले गए। लिबिया के अंदर हुकूमत हुआ, गद्दाफी मारे गए। लेकिन सर ये डेवलप किसने की थी? ये तमाम हालात जो थे, इसके पीछे करने वाले कौन थे? ये मैं नहीं कहना चाहता इसके बारे में। क्यों? वजह यह है कि ये बहुत सारी ताकतें इन्वॉल्व थी, अमेरिका भी इन्वॉल्व था, दूसरी ताकतें भी इन्वॉल्व थी, खुद मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं, तो ये वो इत्तेहाद के साथ। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन हैदर साहब, इत्तेहाद की बातें कर रहे हैं, मुझे अजीब सा लगता है। बहुत बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन हैदर साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। नाज़रीन, इसके साथ ही अपने मेज़बान रसूल को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।